Over the next presentation, we have Vaibhav. So Vaibhav has been working with us for 4 years now. So we give all the difficult problems to Vaibhav. So Vaibhav today is going to talk about actually something not very difficult. He is going to talk about simple video classification. But what we have found is that it is often assumed that people often miss so many nuances that actually just come when you graduate from doing classification of images to classification of videos. I think there are series of nuances which people all often miss. So I think Vaibhav is going to kind of take us through those nuances. And Vaibhav, यार अपना वीडियो ऑन कर ले. Would love to see your hairstyle. हेलो, मेरी ऑडियो आ रही है? या ऑडियो आ रही है, वीडियो ऑन कर लो. वीडियो रुको यार, ये मैं करता हूँ. मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है. हेलो. That the image that you use in your in the creative is at least 5-6 years old. ठीक है. मेरे को दिख नहीं रहा एक्चुअली. While Vaibhav is setting up, just one thing, slight correction. So in this particular talk, Vaibhav will be mostly talking about current approaches around video classification, how people are doing it, and related things. The nuances part, we probably won't be able to go into detail right away because it itself is there are lots of things actually. So maybe some of them will be mentioning, but I think for detail of them, maybe we'll have another session someday. सो हाँ, तो मैं वीडियो क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बात करेंगे आज. तो हम लोग एक्चुअली सिल्वर स्पैरो में पिछले 1 साल से वीडियो क्लासिफिकेशन में काम कर रहे हैं एंड हमने 2-3 चीज़ें रिसर्च करी, हमें मिली, तो हमें लगा कि वो इंटरेस्टिंग है, तो आज हम वही आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो शुरू करते हैं. तो पहले वीडियो क्लासिफिकेशन में जाने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि इस टॉक में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय क्लासिफिकेशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय वीडियो क्लासिफिकेशन, राइट? सो आजकल जैसे आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा डेटा इंटरनेट से आता है, तो आप अपने डेटा को जो है बहुत ज़्यादा कैटेगराइज करना चाहते हैं, आप उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं, आप उन्हें क्लासीफाई करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक न्यूज़ का डेटा है कि आपके पास डिफरेंट सेक्शंस ऑफ न्यूज़ आ जाती हैं, आपके पास न्यूज़ का टेक्स्ट है, आप उसको क्लासीफाई करना चाहते हो कि ये स्पोर्ट्स टाइप की न्यूज़ है या फिर ये लाइफस्टाइल टाइप की न्यूज़ है या फिर ये मनी मतलब ये टेक न्यूज़ है या फिर ये ट्रैवल न्यूज़ है. या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल फोटोज़ यूज़ करा है तो उसमें वो कैटेगराइज करता है कि ये जो है इनपुट मतलब इंडोर की फ़ोटो है या फिर ये आउटडोर्स की फ़ोटो है. तो जब भी यहाँ पे किसी भी चीज़ को हम कैटेगराइज करना चाहेंगे, हम उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं या फिर रिकॉग्निशन कहते हैं, राइट? सो इमेज क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इमेज क्लासिफिकेशन में हम लोग ट्राई करते हैं कि जो पूरी इमेज है हम उसको एक कोई अपनी क्लास असाइन कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बेसिक होता है कि कैट एंड डॉग्स, कि जिसमें हम लोग सब लोग सीखते हैं पहला प्रॉब्लम कि इस इमेज में जो है कैट प्रेजेंट है या फिर डॉग प्रेजेंट है. या फिर जैसे हमने एक सिल्वर स्पैरो में प्रॉब्लम करी थी कि एक कन्वेयर बेल्ट में से एल्यूमिनियम के पीसेस बार बार जा रहे थे एंड वी नीड टू क्लासिफाई कि वो एल्यूमिनियम कौन से टाइप का है, रॉट या फिर एक दूसरा कास्ट एल्यूमिनियम. सो वैसी प्रॉब्लम्स को हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन कहते हैं, राइट? बट व्हाट इज वीडियो क्लासिफिकेशन? अगर हम उसमें आए तो जैसे आप यहाँ देखेंगे नीचे इस स्लाइड में एक फ्रेम 16 फ्रेम्स हैं, जिसमें अगर आप टॉप में देखेंगे तो एक पर्सन है जो कार्टव्हील करने का प्रैक्टिस कर रहा है, राइट? तो अगर आप उसे सिंगल फ्रेम में फोकस करेंगे तो आपको क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा कि आप इसको क्या लेबल देंगे, राइट? बट जब आप उन 16 फ्रेम्स को कलेक्टिवली एक बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है एक पर्सन है जो कि एक्टिविटी कर रहा है, जो कि है कार्टव्हील. तो उसको हम जब हम इस चीज में करते हैं कि हम बंच ऑफ फ्रेम्स को एक पर्टिकुलर क्लास देते हैं, हम उसको टर्म करते हैं वीडियो क्लासिफिकेशन या फिर एक्शन रिकॉग्निशन या फिर जो भी आप बोलना चाहें, राइट? सो अभी तक अगर मैं इस स्लाइड को समराइज करूं तो हम लोगों ने सीखा कि वीडियो क्या होती है. वीडियो इज नथिंग बट जस्ट बंच ऑफ फ्रेम्स जो हम कलेक्ट करके रखते हैं, एंड वीडियो क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट कि उन बंच ऑफ फ्रेम्स में क्या एक पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है या फिर इन बंच ऑफ फ्रेम्स को क्या हमें कलेक्टिवली कोई कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसको हम लोग वीडियो क्लासिफिकेशन बोलते हैं. ओके, सो
वीडियो क्लासिफिकेशन करने के अभी तक हम देखें तो दो ब्रॉड तरीके होते हैं। एक होता है कि आप हर एक इमेज को एक आउटपुट लेबल प्रोवाइड करते रहो और उसको एक आउटपुट देते रहो, एंड फिर आप एक अपने हैंड रिटन पाइपलाइन करो जिससे आप उन आउटपुट्स को कलेक्टिवली एग्रीगेट करके एक फाइनल आउटपुट निकालिए। कि लेट सपोज 10 फ्रेम्स हैं, आपने हर एक सिंगल फ्रेम का एक कुछ आउटपुट निकाला अपने न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग मॉडल से, और फिर एट द एंड आपने उन 10 आउटपुट्स को यूजिंग देयर मे बी कॉन्फिडेंस वैल्यूज या कुछ भी और क्राइटेरिया, आपने उन सबको कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट निकाला कि इसमें इन 10 फ्रेम्स में इन 10 आउटपुट्स मिले हमें अपने न्यूरल नेटवर्क से, और इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन 10 फ्रेम्स में एक पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है, राइट। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपने उन 10 फ्रेम्स को पकड़ा और उन 10 फ्रेम्स का आपने एक एग्रीगेटेड फीचर निकाला। लेट सपोज आपने कोई भी एक फीचर एल्गोरिदम यूज़ कर लिया और फिर उस फीचर एल्गोरिदम को एक मशीन लर्निंग मॉडल में भेजा, और उस फीचर से फिर आपके पास एक फाइनल आउटपुट आएगा कि इन 10 फ्रेम्स का एक क्या आउटपुट हो रहा है, राइट। सो आपने लेट सपोज इसमें ऐसे कर लिया कि आपने 10 फ्रेम्स के एक न्यूरल नेटवर्क से पास करा 2D कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से, और आपको जो है एक आउटपुट मिला, फीचर मिला कुछ न्यूरल नेटवर्क के एंड में, और फिर आपने उस फीचर को एज अ यूज करके फाइनल आउटपुट दिया कि इन 10 में जो है ये कुछ एक एक्शन हो रहा है, राइट। एनी क्वेश्चंस अभी तक? ओके, सो हाँ, सो बिफोर डाइविंग इनटू डीप लर्निंग एंड उसकी चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बिफोर डीप लर्निंग ये सब चीज़ें कैसे होती थी, लाइक वीडियो क्लासिफिकेशन वगैरह। तो बिफोर डीप लर्निंग क्या होता था कि आपके पास इमेज प्रोसेसिंग जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर एल्गोरिदम्स है जो आपके हर एक इमेज में से फीचर्स निकाल के देते हैं, लाइक SIFT, गेबर फीचर्स, गेस्ट फीचर्स एक्सेट्रा। आप वो सब पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो फिर इससे पहले लोग क्या करते थे डीप लर्निंग से पहले कि वो हर एक इमेज के ये सिर्फ फीचर्स या फिर गेबर फीचर्स कैलकुलेट करते थे और उनको लेट सपोज अपेंड करके एक मैट्रिक्स बनाते थे। मैट्रिक्स इज नथिंग बट एन 2D एरे कि पहली रो में लेट सपोज पहले इमेज के फीचर आ गए, दूसरी में दूसरी इमेज के, तीसरी में तीसरी इमेज के, एंड सो ऑन। एंड जब आपके पास उन नंबर ऑफ इमेजेस के सारे फीचर्स आ जाते थे, वो उसको एक मशीन लर्निंग मॉडल लेट्स से SVM या फिर रैंडम फॉरेस्ट किसी में भी पास करते थे और एक फाइनल प्रिडिक्शन प्रोवाइड कराते थे कि इन 10 फ्रेम्स में क्या फाइनल हमारा एक्शन या फिर आउटपुट आ रहा है, राइट। बट इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट थी कि जो आपके इमेज रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग वाले फीचर्स होते हैं वो इमेज के स्पेटियल उसमें स्पेटियल वाले फीचर्स निकाल के अच्छे से दे देते हैं। तो इसमें जो आपका टेम्पोरल वाली चीज थी, जो वीडियो के बीच में डिफरेंट फ्रेम्स के बीच में जो टेम्पोरल कनेक्शन था, वो आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को समझना होता था, राइट। बट लोगों ने नोटिस करा कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो छोटे छोटे टास्क जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स या फिर ईटिंग, ऐसे टास्क को भी ठीक से क्लासीफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि मे बी जो हम लोग फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ गलती हो या फिर आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ठीक से केपेबल ना हो उस टेम्पोरल कनेक्शन को पकड़ने के लिए, राइट। सो लोगों ने जो है ये वाली अप्रोचेस छोड़ी और डीप लर्निंग वाली अप्रोचेस पे ज़्यादा फोकस करने लगे, राइट। सो बिफोर हम लोग डीप लर्निंग वाली अप्रोचेस डिस्कस करें, लेट्स जस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना आए। तो एक होता है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन मशीन लर्निंग में या फिर डीप लर्निंग में। अगर आप लोगों ने 2D कन्वोल्यूशन वगैरह पे काम करा हुआ है तो आपको नहीं करा, उनके लिए मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर एक ज़्यादा मुश्किल ऑपरेटर नहीं है। अगर आप लेमन टर्म्स में सोचो तो वो बस एक एवरेज वेटेड ऑपरेटर है जो आपके डेटा को स्मूथनिंग करने में हेल्प करता है by giving the emphasis on the points which are more close to the point of interaction. So for example, अगर इसमें हम देखें तो आपका जो x है, x अगर हम एक 1D array माने with a size of k, let's suppose, and अभी हम उसके nth डेटा पॉइंट पे देख रहे हैं,
तो हमारा कन्वोल्यूशन ऑपरेटर क्या करेगा, उसका एक वेट मैट्रिक्स होगा विच इज आर एच, एंड वो जो है इन दोनों का अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है एच एक्स इंटू एच विच इज काइंड ऑफ अ वेटेड एवरेज, और हम जब उसको समेशन करेंगे तो हमें पूरे उनका वाई एन मिल जाएगा. सो लेट्स सपोज हमारे पे एक्स के है एंड हमें पता है कि ये वैल्यू थोड़ी सी नॉइजी है. सो व्हाट वी डू इज वी डिफाइन अ कन्वोल्यूशन ऑपरेटर, और हम उसको एक पर्टिकुलर स्पैन देते हैं कि एन, कि लेट सपोज अगर आप केथ पॉइंट पे देख रहे हो तो आप एन पीछे ही जा सकते हो, आप उससे ज्यादा पीछे नहीं जा सकते. और फिर आपको हर एक लेट सपोज एन पॉइंट का एक वेटेड एवरेज पॉइंट वाई एन में मिल जाएगा. सो वाई एन इज योर बेसिकली फीचर आउटपुट जो आपका आता है, और एक्स के इज योर व्हाट डू यू से इनपुट, and h is your weighted matrix, like. so आप ये convolution operator 1D array में कर सकते हैं. आप 2D जब आप images करते हैं तो आपके जो x और h हैं वो आपके 2D matrices बन जाते हैं instead of a single array, and जब आप 3D convolution में जाते हैं तो वो आपके 3 dimensional के matrix बन जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वो पहले के 2D में चलते हैं और फिर वो इधर डेप्थ भी उसकी एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, राइट. सो ये होता है कॉन्वोल्यूशन. तो कॉन्वोल्यूशन अगर मैं समराइज करूँ तो वो होता है कि आपने जो है एक कुछ आपके पास डेटा सेट या फिर कुछ पॉइंट्स है और आपने उसका कुछ वेटेड एवरेज ले लिया, और फिर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं कि आप ऐसी ही बहुत सारी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स को स्टैक कर देते हैं, और फिर आपके पास जो एक फाइनल फीचर मैप निकल के आता है वो होता है वेटेड एवरेज ऑफ द होल इनपुट उन लेयर से पास होते हुए, राइट. सो जैसे अगर आप इस वाली स्लाइड में देखें, अगर आप सिंगल फ्रेम वाला देखेंगे तो इसमें ईच ऑफ द ब्लॉक इज अ कन्वोल्यूशन, ईच ऑफ द ब्लॉक इज अ कन्वोल्यूशनल लेयर. सो जब आप उसमें लेट सपोज एक इमेज डालेंगे, सो फर्स्ट ब्लॉक के बाद एक आपके पास फीचर आउटपुट आएगा, फिर जो कि होगा वेटेड एवरेज ऑफ द इनपुट. फिर आप जब सेकंड ब्लॉक में डालेंगे तो आपके पास एक और आउटपुट आएगा विच विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ द फीचर मैप, एंड सो ऑन. जब आप फाइनल यहाँ से आउटपुट लेंगे तो आपके पास एक फाइनल आउटपुट निकलेगा जो कि होगा वेटेड एवरेज ऑफ द होल इनपुट, और जो आपकी इनपुट को एक पर्टिकुलर कंसाइज फीचर मैप में डिफाइन करेगा, राइट. सो लोगों ने जो है जो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो एक्चुअली इमेज रिकॉग्निशन में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि जब हम ये एवरेजिंग करते हैं तो वो इमेजेस के सिमेंटिक फीचर्स को काफ़ी अच्छे से रख पाते हैं इन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फीचर मैप. लेट्स सपोज अगर आपके पास एक इमेज है जो है 256 क्रॉस 256 की, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 256 क्रॉस 256 वेटेड पॉइंट्स होंगे. बट आप जब एक 2D कन्वोल्यूशनल नेटवर्क ट्रेन करेंगे तो आपका वो नेटवर्क आपको उसकी पूरी कंसाइज इंफॉर्मेशन एक 4096 के फीचर मैप में लाके दे देगा, विच इज एक्चुअली बहुत कम कंपेयर टू 256 क्रॉस 256, राइट. और फिर हमने देखा कि हम उस फीचर मैप को यूज करके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को वीडियो क्लासिफिकेशन के लिए यूज करें. सो सबसे पहले 2D कन्वोल्यूशंस यूज होते थे. तो ये एंड्रे कारपथी का पेपर है, मैं रेफरेंसेस आपको दे दूंगा एट द एंड में. तो उन्होंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी. उन्होंने कहा कि हम लोग अगर 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज रिकॉग्निशन के लिए करते हैं तो क्यों ना हम उसे वीडियो के लिए करें. तो सिंगल फ्रेम उन्होंने फिर ये 4 टेक्निक्स बताई. सो सिंगल फ्रेम वाले में व्हाट ही डज इज कि उन्होंने पहले हर एक फ्रेम को एक न्यूरल नेटवर्क से पास करा और उसका एक आउटपुट लाए. सेम वो हर एक फ्रेम के पास जाते गए और उन्होंने एक आउटपुट लाते गए, और फिर फाइनल में उन्होंने हर एक फ्रेम का आउटपुट पकड़ा और उसका एक कुछ फाइनल आउटपुट निकाला, जो कि मैंने आपको सेकेंड स्लाइड में अगर हम बताएं कि अगर हम वीडियोज एज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स लें तो हम लोग हर एक फ्रेम को एक आउटपुट निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसका एक फाइनल आउटपुट अपनी पाइपलाइन से प्रिडिक्ट करके देंगे. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द सिंगल फ्रेम आर्किटेक्चर. इन दी लेट फ्यूजन आर्किटेक्चर व्हाट ही डज इज कि लेट्स सपोज उनके पास n नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं एक वीडियो के अंदर,
और फिर उन्होंने जो है क्या करा, उन्होंने पहला फ्रेम और एक लास्ट फ्रेम लिया और उन्होंने उसको एक सेम न्यूरल नेटवर्क से ही पास कराया और फिर उन दोनों के आउटपुट्स को यूज करके एक फाइनल आउटपुट निकाला कि इस न्यूरल नेटवर्क, इस वीडियो में इस न्यूरल नेटवर्क ने क्या अपना लास्ट प्रिडिक्शन दिया, राइट। एंड फिर आता है हमारे पे अर्ली फ्यूजन। अर्ली फ्यूजन में व्हाट ही डज इज, उन्होंने बीच, जैसे इमेजेस में दिख ही रहा है कि उन्होंने बीच के कुछ लेट सपोज 5 फ्रेम्स उठाए उस वीडियो के और उन 5 फ्रेम्स को एज अ चैनल अपेंड करा। सो लेट सपोज अगर आपके पास एक n नंबर ऑफ इमेजेस हैं जो 256 क्रॉस 256 की हैं और हर एक इमेज ग्रे स्केल है, सो सिंगल स्केल है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक दूसरी इमेज बनाई विच इज 256 क्रॉस 256 इंटू 5। सो बेसिकली उन्होंने अपेंड कर दिया इमेज वाले चैनल वाले साइज में इमेजेस को एंड देन उन्होंने अपने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से पास करा उसको और एक फाइनल आउटपुट निकाला विच विल बी द क्लास ऑफ द एक्शन व्हाट इज हैपनिंग इन द वीडियो, राइट। सो ये था उनका अर्ली फ्यूजन का तरीका। और फिर उन्होंने एक दूसरी टेक्निक बताई थी लास्ट जिसमें वो स्लो फ्यूजन कर देते हैं। सो स्लो फ्यूजन इज बेसिकली अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ अर्ली फ्यूजन जिसमें वो कुछ नहीं करते, वो जो है लेट सपोज n नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उसमें से कुछ m नंबर्स चूज करते हैं और जैसे आप इसमें देखेंगे तो वो जो है डिफरेंट डिफरेंट लेट सपोज उन्होंने बोला कि मैं हर एक जो इमेज में पहले 5 की बना रहा था मैं अभी भी 5 की बनाऊंगा बट मैं थोड़ी सी स्ट्राइडिंग रखूंगा बीच में कि थोड़ी ओवरलैपिंग। जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये इस वाले ब्लॉक में भी जा रहा है और इस वाले ब्लॉक में भी जा रहा है। सेम जो ये वाला पोर्शन है वो इस वाले ब्लॉक में भी जा रहा है एंड इस वाले ब्लॉक में भी जा रहा है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और मेरे को जो है टेम्पोरल इंफॉर्मेशन और ज्यादा प्रोवाइड हो, राइट। सो उन्होंने फिर ये टेक्निक करी एंड इसमें भी फिर फाइनली जाके एक सिंगल आउटपुट आता है विच इज द क्लासिफिकेशन की या फिर रिकॉग्निशन जो भी हो रहा है उन m नंबर ऑफ फ्रेम्स में और उनको वो जनरलाइज करके बताते हैं कि इस पूरी वीडियो में जो है ये एक्शन मेरा हो रहा है, राइट। सो इसमें फिर लोगों ने ये सबसे ब्रेक थ्रू पेपर था हमारे वीडियो क्लासिफिकेशन में बिकॉज इसने हमें इस पेपर से लोगों को लगा कि नहीं हम लोग कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ही यूज करके अपना वीडियो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। बट इसमें लोगों ने बाद में चीजें नोटिस करी कि आप क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें कि हम लोग 2D कॉन्वोल्यूशन को ही यूज कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन टेम्पोरली, मतलब टेम्पोरली उसको हम यूज कर रहे हैं टेम्पोरल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 2D कॉन्वोल्यूशन को ही, राइट, विच इज नॉट राइट क्योंकि 2D कॉन्वोल्यूशन आप जो है यूज नहीं कर सकते 3D निकालने के लिए बिकॉज आप ऐसा सोचिए कि आपका जो कर्नल है वो आपका 2D में ही घूमता है, राइट। वो उसके पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है कि वो अक्रॉस टाइम आपका जा पाए ठीक से। तो इसके लोगों ने जब फीचर मैप्स वगैरह निकाले तो उन्होंने देखा कि ये जो है ठीक से काम नहीं कर रहा एंड दे नीड टू गेट समथिंग जो आपका टेम्पोरली भी एग्रीगेट कर पाए ठीक से। तो उन्होंने फिर बाद में क्या यूज करा, उन्होंने फिर यूज करा LSTM या RNN। सो RNN इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो आपकी टेम्पोरल इंफॉर्मेशन जो भी आपकी प्रेजेंट होती है डेटा में उसको कैप्चर करता है और उसको हेल्प करता है यूज करने में। सो अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक टाइम अगर आप RNN यूज कर रहे हैं और आप एक x ऑफ टाइम t पे आप आउटपुट चाहते हैं तो वो RNN क्या करेगा, वो t-1 टाइम का आउटपुट भी उसके t टाइम के एज अ इनपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि आपका जो अगर आप SOT देखेंगे जो कि है आउटपुट एट टाइम t, उस टाइम का अगर आपके पास आउटपुट आ रहा है तो वो xt तो इनपुट ले ही रहा है बट वो ST-1 विच इज द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस स्टेट उसको भी यूज करके करंट टाइम का प्रिडिक्शन निकाल रहा है, राइट। सो इस टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स जो कि प्रीवियस आउटपुट को यूज करें टू गिव प्रेडिक्शंस ऑफ करंट इनपुट उनको हम लोग RNNs कहते हैं। तो लोगों ने बोला मतलब लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम लोग RNNs को भी इन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के साथ यूज करें और एक अपना आउटपुट निकालें जो कि हमारे को, क्योंकि बिकॉज CNN उनको स्पेशल इंफॉर्मेशन आराम से एग्रीगेट करके दे सकता है जैसा उन्होंने उसमें देखा इमेज क्लासिफिकेशन में देखा।
और RNN उनको टेम्पोरल इंफॉर्मेशन और अच्छे से एग्रीगेट कर देगा एंड इट विल गिव देम बेटर रिजल्ट्स, जो कि हुआ भी एक्चुअली। तो उन्होंने फिर इसके बाद क्या ट्राई करा, उन्होंने लेट सपोज के इमेजेस की एक वीडियो थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर एक इमेज को एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से पास करा और फिर हर एक के आउटपुट निकाले। एंड देन जब उनके पास हर एक उसके फीचर मैप आ गए, उन्होंने उन फीचर मैप्स को एक LSTM में पास करा। सो एंड देन उस LSTM ने उस सीक्वेंशियल डेटा को पकड़ा और एक फाइनल आउटपुट निकाला विच वुड बी दी एक्शन जो भी उस वीडियो में हो रहा है। एंड एज इट स्टैंड्स उन्होंने जो 2D कॉन्वोल्यूशन वाला आर्किटेक्चर था उससे बेटर एक्यूरेसी उन्होंने प्रोवाइड करी। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती है जब आप LSTMs यूज करते हैं, बिकॉज जब आप इतना लार्ज स्केल इतना अच्छा नेटवर्क बनाते हैं तो आपको बिगर मॉडल्स यूज करने होते हैं, राइट। बट LSTMs के पास एक दिक्कत होती है, सिंस वो सिक्वेंशियल डेटा पे काम करते हैं, तो वो जो है अनरोल होते हैं हर टाइम जब आपके पास डेटा आता है। सो वो डेटा पैरेललिज्म का उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाते एंड वो काफ़ी स्लो होते हैं ट्रेन करने में एंड प्रिडिक्शंस देने में भी। तो वो इश्यूज लोगों को इसमें काफ़ी आए, तो उन्होंने जो है इस वाले आर्किटेक्चर को लेट गो करा फॉर अनदर आर्किटेक्चर जो हम नेक्स्ट उसमें अभी देखेंगे। ओके There सो was one more problem with that earlier. जी It misses out on the fine-grained information that's there in the in the motion. So LSTMs are generally good for like large-scale motion, like a big machine moving or things like that. If there are finer movement, it misses out on that. हाँ जी ओके जैसा रवि ने बोला वो भी होता ही है। सो आई एम जस्ट रनिंग थ्रू स्लाइड्स क्योंकि हमारे पे टाइम थोड़ा कम है एंड इसलिए ओके सो हाँ सो अभी तक आपने देखा कि हम लोग वीडियो क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ बात कर रहे हैं, बट हमने अभी तक FPS की बात नहीं करी। बिकॉज हम लोग जहाँ भी देखते हैं अगर एक न्यू कोई पर्सन आए वीडियो क्लासिफिकेशन में या वीडियो एनालिटिक्स में, वो सबसे पहले यही देख सोचता है कि यार ये FPS क्या है, ये इतनी बड़ी चीज़ क्यों है। सो अगर आप सोचें तो FPS उतना मैटर नहीं करता वीडियो क्लासिफिकेशन वगैरह में। व्हाट is more important than FPS is the frame numbers, like कितने number of frames में आप काम कर रहे हो। FPS is nothing but frames per second, कि आपके एक सेकंड में कितने frames आ रहे हैं, राइट। बट आपका जो एक्चुअल मैटर करता है जब भी आप वीडियो क्लासिफिकेशन या डीप लर्निंग कर रहे हैं, आपका करता है कि आपको एक तो पता होना चाहिए कि आपका जो भी एक्शन आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेट सपोज अगर आप हम कार्टव्हील वाला एग्जांपल लें, जिसमें अगर बंदा कार्टव्हील कर रहा है एंड उसकी पूरी 2-3 सेकंड की वीडियो है, राइट। अगर हमें उस 3 सेकंड की वीडियो में इनफ नंबर ऑफ फ्रेम्स मिल जाते हैं, राइट, लेट सपोज वो 3 सेकंड की वीडियो है विद 25 FPS, सो व्हाट डज दैट मीन इज कि उसके एक सेकंड में 25 फ्रेम्स होंगे, राइट। एंड हमारे पे 25 इंटू 3 फ्रेम्स प्रेजेंट होंगे टोटली। एंड हमारा जो लेट्स सपोज न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने बनाया, हमने बोला कि आप हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर 25 फ्रेम्स को ही एज अ इनपुट लेता है एट अ टाइम। और ये हमें कंस्ट्रेंट रखना पड़ता है क्योंकि हमारे पे जो मेमोरी साइजेस, मेमोरी इश्यूज ना आए ताकि हमारे प्रोडक्शन लेवल पे। तो उस टाइम पे क्या होता है, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि FPS इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वीडियो, कि आपकी ये वीडियो इतने उस पर शॉर्ट हुई है। लेट्स सपोज आपकी, जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी वीडियो 25 FPS पे शॉर्ट हुई है, तो आपको पता है कि आपके 3 सेकंड में आपके पास 3 इंटू 25 फ्रेम्स प्रेजेंट होंगे। बट जब भी आप अपने डीप लर्निंग मॉडल पे आप काम करते हैं, तब आपके पास ज़्यादा मैटर करता है कि आपका डीप लर्निंग मॉडल कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स इनपुट ले रहा है। सो यहाँ पे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस फ्रेम नंबर रादर देन FPS। एंड आपको जो फ्रेम्स चूज करने होते हैं अपने वीडियो में से, वो आपको खुद से ही देख के करने होते हैं। सो लेट सपोज मे बी ऐसा हो सकता है कि कार्टव्हील वाली वीडियो में 75 फ्रेम्स प्रेजेंट हो, बट हमारे लिए वो 75 फ्रेम्स उतना इंपॉर्टेंट ना रखें। वो वीडियो लेट सपोज 25 FPS पे शॉर्ट है, बट हम लोग अगर उसके 10 FPS पे भी फ्रेम ले ले, विच विल जो कि काफ़ी कम हो जाएंगे, तो भी हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसमें हमारा नेटवर्क जो है वो मोशन जो भी वो कर रहा है बंदा उस वीडियो में वो सीख पाए, राइट। सो
यही था बस कि आप जब भी आप वीडियो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप एफपीएस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप रादर ये देखिए कि आपका जो भी आपको मोशन क्लासिफाई करना है वो आपका कितनी आराम से हो पा रहा है, कितने फ्रेम्स में हो पा रहा है, वो आप देखिए तो आपका काम चल जाएगा। एफपीएस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वीडियो कि वो वीडियो कितने एफपीएस पे शॉर्ट हुई है, राइट। सो मूविंग ऑन, तो लोगों ने जब देखा कि एलएसटीएम वगैरह काफ़ी स्लो हैं और वो जो है बड़े वाले मूवमेंट्स कैप्चर कर पा रहे हैं, छोटे वाले नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने यूज करने शुरू करे 3D कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। सो इन 2D कॉन्वोल्यूशन व्हाट हैपेंस इज आपके पास एक k क्रॉस k का कर्नल होता है एंड वो आपकी इमेज में एज पहले वो लेफ्ट जाता है और फिर वो डाउन जाता है, राइट। बट वो कभी भी अक्रॉस द टाइम डायमेंशन मूव नहीं कर सकता। तो लोगों ने 3D कॉन्वोल्यूशन डेवलप करा जिसमें जो 2D कॉन्वोल्यूशन वाला काम तो होता ही था, बट वो टाइम इंफॉर्मेशन भी एग्रीगेट करके देता था, राइट। सो अगर आप यहाँ देखें, जैसे अगर आप ए वाला देखेंगे तो उसमें एक 2D कॉन्वोल्यूशन चल रहा है। जैसे लेट्स सपोज एक इमेज है जिसकी हाइट एंड विड्थ है h एंड w। सो आपका 2D कन्वोल्यूशन अगर मैं बोलूँ k क्रॉस k का है, तो वो सिर्फ ऊपर और पहले वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा और फिर वो नीचे आएगा एंड फिर वो लेफ्ट जाएगा एंड सेम वो पूरी इमेज में करेगा। एंड अगर आपके पास लेट्स सपोज h क्रॉस w इंटू एल है, जो कि एंड्रे कार्पेथी वाले ने करा था कि उसने अगर लेट्स सपोज एल इमेजेस बना दी ऑफ एल क्रॉस w, तब भी आप देखेंगे कि आपका कर्नल साइज ऑफ एच एल बड़ा हुआ है, बट अभी भी वो मूव सिर्फ उसी डायरेक्शन में कर रहा है विच इज k क्रॉस k और फिर नीचे और फिर लेफ्ट, बट वो आपकी टाइम डायमेंशन के अंदर मूव ही नहीं कर रहा, तो वो उस वाली चीज को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था। बट जो अगर आप थर्ड वाली इमेज देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि आपका जो कर्नल है उसका साइज ही कुछ अलग होता है आपके टाइम डायमेंशन से, विच इज यूजुअली स्मॉलर, ताकि आपका जो कर्नल है वो पहले राइट जाता है, फिर नीचे आता है, फिर लेफ्ट जाता है एंड फिर वो अपने टाइम डायमेंशन में भी मूव करता है, ताकि जो आपके डेटा पॉइंट्स अक्रॉस एल हैं वो उनको उनके अक्रॉस जो भी सिमिलैरिटीज हैं या फिर जो भी वो फीचर सीखना चाहता है उसको भी वो अच्छे से सीख पाए, राइट। एंड फिर आपको एक आउटपुट, एक फाइनल आउटपुट मिलता है, राइट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि आपको 3D कॉन्वोल्यूशन क्यों यूज करना चाहिए, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप देखेंगे कि 2D कॉन्वोल्यूशन आपके जो भी h क्रॉस w क्रॉस l है उसको एक फ्लैटर्न्ड आउटपुट में लाके देता है, which is just something, let's say it h dash into w dash which is smaller than h and w, right। so उन्होंने क्या करा 2D कॉन्वोल्यूशन ने, आपके जो टाइम डायमेंशन के अक्रॉस डेटा था उसको भी उन्होंने एक 2 डायमेंशनल डेटा में लाने की कोशिश करी, एंड इसमें आपका इंफॉर्मेशन लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बट यहीं आप अगर 3D डायमेंशन में देखेंगे 3D कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में, तो अगर वो एच डब्ल्यू एल को इनपुट ले रहा है तो वो आउटपुट भी कुछ एक 3D आपको एक आउटपुट मिलता है विच इज लेट्स से एच डैश डब्ल्यू डैश एंड एल डैश। तो इसमें आपकी वो टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेव्ड रहती है। तो इसलिए लोगों ने बोला कि लेट्स सपोज हम लोग 2D कॉन्वोल्यूशन यूज नहीं करते एंड हम लोग सिर्फ एक 3D कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं फॉर आवर वीडियो क्लासिफिकेशन, राइट। सो उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने के इमेजेस ली ऑफ सेम साइज एल क्रॉस डब्ल्यू और उन्होंने एक 3D कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाया जो कि कुछ नहीं था, बस 3D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क स्टैक थी के ऊपर एक, और उसके बाद उन्होंने एक फाइनल फीचर मैप निकाला, उसका आउटपुट निकाला एंड फिर उन्होंने उस आउटपुट को यूज करके लेट्स सपोज एक फुली कनेक्टेड लेयर में पास करा एंड देन अ सॉफ्टमैक्स लेयर, जिससे उन्हें फाइनल क्लास मिल गई कि इन के इमेजेस में क्या एक्शन या फिर क्या एक्शन हो रहा है, ओके। एंड उन्होंने देखा कि जो 3D कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का जो टाइम डायमेंशन में मूव करने वाला तरीका है वो इज मोर एफिशिएंट एंड वो जो है लोकल इंफॉर्मेशन भी अच्छे से स्टोर कर पा रहा था rather than the counterpart LSTMs वगैरह, and it was significantly faster than also LSTMs। तो उन्होंने जो है इस वाले 3D नेट्स को ज़्यादा उन्होंने क्या कहते हैं उसे वेट दिया और इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करनी शुरू करी, राइट। एंड ऑल्सो एक और चीज़ होती है, जब आप अपना लेट्स सपोज आपने अपना एक मॉडल ट्रेन करा एंड उसके बाद आप जब इन्फ्रेंस टाइम में आप अपने मॉडल्स की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेटर जो होता है वो आपका एक क्यूमुलेटिव ऑपरेटर होता है,
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका सिर्फ एक फुली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, आप उन सबको, लेट्स सपोज आपके पास के लेयर्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क्स हैं, तो आप उन के लेयर्स को एक सिंगल लेयर से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज सिंस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कि आपके कॉन्वोल्यूशन जो है क्यूमुलेटिव होते हैं, तो इससे आपकी इन्फ्रेंस स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। बट जहाँ पे भी आप LSTMs वगैरह यूज़ करते हैं, आपको वो चीज़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज LSTMs जो है वो हर एक प्रिडिक्शन के लिए अनरोल होते हैं उसी टाइम, एज हमने देखा कि वो टी टाइम का आउटपुट देने के लिए T-1 यूज़ करते हैं, तो आप उनको एज स्टैक नहीं कर सकते और उनकी आप इन्फ्रेंस स्पीड आप ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। सो ये एक और रीज़न होता है जो तभी लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग LSTMs यूज़ ना करें और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करें, राइट। सो इसके बाद कुछ कॉमन आर्किटेक्चर्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं फॉर वीडियो क्लासिफिकेशंस। पहले दो हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो थर्ड आर्किटेक्चर इज नथिंग बट, वो लेट्स सपोज आपके पास n इमेजेस हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले उन n इमेजेस का एक ऑप्टिकल फ्लो होता है वो निकालेंगे। तो इसके लिए ये प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, आपको OpenCV वगैरह में भी मिल जाएंगे। तो ये ऑप्टिकल फ्लो एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से पास करते हैं, और फिर उस वीडियो में जो भी एक पहली इमेज होती है उस n नंबर ऑफ इमेजेस में, उनको एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से पास करते हैं, और फिर फाइनली उन दोनों का आउटपुट वो लेट सपोज एक और छोटा सा शैलो नेटवर्क बनाते हैं, उसमें डालते हैं, एंड फाइनल आपको आपका एक्शन दे देते हैं कि इस n नंबर ऑफ इमेजेस या फिर इस वीडियो में क्या आपका एक्शन हो रहा है। सेम आपका 3D फ्यूज्ड टू स्ट्रीम नेटवर्क में होता है। सो 3D फ्यूज्ड टू स्ट्रीम नेटवर्क इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ टू स्ट्रीम नेटवर्क्स। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टू स्ट्रीम नेटवर्क में हम लोग सिर्फ इमेज 1 यूज करते हैं टू कैलकुलेट द एक्शन ऑफ वीडियोस, बट 3D फ्यूज टू स्ट्रीम वाले में वो क्या करते हैं, जो वो इमेज 1 के साथ काम कर रहे होते हैं, वो काम वो n नंबर जो इतने भी इमेजेस होती हैं उसमें काम करते हैं, n नंबर ऑफ इमेजेस में। फिर जो भी उसका एक आउटपुट आता है उसको वो एक 3D कॉन्व के अंदर पास करते हैं, और फिर आपका फाइनल आउटपुट निकालते हैं, जो भी लेट्स सपोज उस वीडियो में एक्शन हो रहा होगा, राइट। एंड उसके बाद आता है आपका टू स्ट्रीम 3D कॉन्वनेट, जिसमें वो दोनों को अलग अलग 3D कॉन्व से पास करते हैं और उनका कंबाइन करके एक एक्शन निकाल देते हैं, जो कि और आउटपुट होता है, राइट। सो आई थिंक ये स्लाइड थोड़ा खुद ही एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको कुछ डाउट्स हैं तो ओके। सो ये समरी ऑफ आर्किटेक्चर है, जो भी हमने डिसाइड अभी तक पीछे डिस्कस करा है उसी के बारे में। ओके, सो या सो अभी तक हमारे पे हमें हमें ये पता है कि आजकल हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन के मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो हमें काफ़ी सही एक्यूरेसीज देते हैं, 97, 98। तो क्या हम उन आर्किटेक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो क्लासिफिकेशन वाले 3D मॉडल्स को बूटस्ट्रैप या फिर स्टार्ट करने के लिए, या फिर यूज टेक्निक्स लाइक ट्रांसफर लर्निंग वगैरह, तो क्या हम उसे कर सकते हैं? इस एज इट टर्न्स आउट कि हम यस उन्हें कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास एक रेजनेट टाइप का मॉडल ट्रेंड है, जो कि आपका 2D कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में काम करता है, राइट। सो आपको अगर उसको एक 3D कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के लिए ट्रेन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप हर एक कॉन्व 2D को एक 3D कॉन्व को 3D कॉन्व से रिप्लेस कर देंगे। सो लेट्स सपोज आपका एक लेयर है जिसमें आपकी 2D कॉन्व की डायमेंशन है k क्रॉस k, तो आप उसको 3D कॉन्व बना देंगे विद द कर्नल साइज ऑफ k क्रॉस k, और फिर आप जितने भी उसके वेट्स होंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप हर एक वेट को 1/n डिवाइड करेंगे, एंड जो भी आपकी लेट्स सपोज जिस भी इमेज नेट या जिस भी डेटा सेट में आपने उसे ट्रेन करा था, आप हर एक इमेज को लेंगे एंड उसको n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर देंगे। सो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सेम इमेज होगी वो n टाइम्स रिपीट तो हो चुकी होगी, बट आपके पास, आप ऐसे देखिए कि आपके पास एक अब वीडियो आ गई जिसमें सेम ही इमेज है फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, एंड फिर आप उसके साथ उस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना शुरू करेंगे, राइट। तो इस पूरी टेक्निक को, जिसमें हम एक इमेज को जो है n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं एंड फिर हम वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग प्री ट्रेन्ड इमेज नेट वेट्स, एंड उनको फिर हम स्केल करते हैं बाय डिवाइडिंग देम 1/n, इसको हम लोग बोरिंग वीडियो फिक्स पॉइंट कहते हैं। एंड
अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो एक I3D करके पेपर है, आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं, उसमें उन्होंने ये अच्छे से समझा रखा है। ओके, सो या सो ये सब तो रहने देते हैं। ओके, सो सम पॉइंट्स टू नोट, ये अगर मैं समराइज करूँ हमारी टॉक को, तो ये सब हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देना चाहेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो पहला पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मोस्ट ऑफ जितनी भी आप ऑप्टिमाइजेशंस करना चाहेंगे अपने न्यूरल नेटवर्क में, जैसे मल्टीपल स्ट्रीम्स हमने बताया, या फिर हमने प्री ट्रेनिंग बताई, या फिर लेट्स सपोज जितना भी आपका रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा स्पेशल इंफॉर्मेशन आप रख पाएंगे, या फिर जितना भी आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन होगा। सो व्हाट वी मीन बाय टेम्पोरल रेजोल्यूशन इज कि लेट्स सपोज आपके पास n नंबर ऑफ इमेजेस हैं, और उन n नंबर ऑफ इमेजेस में अगर आप जितनी भी फाइन ग्रेन डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं उस एक्शन की, अगर आपने उस पर कर ली, तो उतना ही अच्छा आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन होता है, राइट। सो जब भी आप अपना वीडियो क्लासिफिकेशन का नेटवर्क ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपके वीडियो क्लासिफिकेशन नेटवर्क में ये सारी चीज़ें हों, एंड जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं उतना अच्छा, क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंटली आपके नेटवर्क को अच्छा बनाती हैं, right? And second is optical flow might not be useful where there is a lot of camera movement, because as it happens, ऑप्टिकल फ्लो आपका इमेज या डिफरेंट इमेजेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनके मोशन को कैप्चर करने में ज़्यादा अच्छा होता है। बट जैसे ही वो देखता है कि आपका कैमरा मूवमेंट हो रहा है, तो लोगों ने ये रिसर्च करी है कि तब आपका ऑप्टिकल फ्लो उतना अच्छे से काम नहीं करता, राइट। So third is ImageNet pre-training will help RGB stream more than flow stream. ये वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई थी कि आप ImageNet वाले वेट्स को भी यूज़ करके एक मॉडल को बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एंड फिर आप बोरिंग व्यू फिक्स पॉइंट वाला टेक्निक यूज़ करके अपना मॉडल अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, राइट। एंड बाकी सब आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो या, थैंक यू। सो एनी क्वेश्चंस अभी तक? Thank you, Vaibhav.